हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे। आज हम लोग सॉलिड स्टेट की लेक्चर 2 का बारे में बात करेंगे। लेक्चर 1 में हम लोग बहुत कुछ सीखे थे कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सब का बारे में पढ़े थे। और साथ ही साथ में हम लोग यूनिट सेल का डिफिनीशन क्या होता है, कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं, उसमें हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग खत्म किए थे एफसीसी को पढ़ते हुए। एफसीसी में पढ़ रहे थे कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसका क्या डिफिनीशन है। उसमें जो एटम लगे होते थे, आपको यही बताया गया था, उसमें जो एटम लगे होते थे वो कॉर्नर का साथ साथ में फेस का सेंटर में लगा होता था। ठीक है, उसको हम लोग एफसीसी बोलते थे। उसका क्या रिलेशन बिटवीन ए एंड आर है, उसका जेड इफेक्टिव कितना होता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन एफसीसी कितना होता है। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, इसका बारे में हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आप आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो क्रिस्टल होता है, जो यूनिट सेल की जो क्रिस्टल होता है उसकी डेंसिटी क्या होगी। क्या पढ़ेंगे? डेंसिटी क्या होगी। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो आप लोग देखिए, हम लोग का यहाँ में जो क्लासेस होंगे वो आप लोग हमारे साथ में आप कॉपी करते रहिए। जो भी यहाँ में लिखाया जाएगा आप उसको कॉपी करते रहेंगे और समझते रहिए, आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान देंगे। हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। किसका बारे में बात करेंगे? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो हम लोग लिख ही लेते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो देखिए हम लोग का होगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, या इसको बोला जाता है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। क्या भी बोला जाता है? डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की डेंसिटी क्या होगी, तो हम लोग बोलेंगे डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, तो इसका बारे में हम लोगों को पढ़ना है आज। तो देखिए, सबसे पहले जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होगा, डेंसिटी क्या ही होता है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ यूनिट सेल। डी ऑफ यूनिट सेल मतलब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या ही हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल मतलब मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाई क्या ही हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? यूनिट सेल, तो मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब होता है कि वो यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ जो एटम है उनका ऑल एटम का मास। इसका ये मतलब हो जाएगा मास ऑफ ऑल एटम, मास ऑफ ऑल एटम इन वन यूनिट सेल। जो वन यूनिट सेल होगा उसका क्या मास हो जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ ऑल एटम इन वन यूनिट सेल डिवाइडेड बाई क्या ही हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अच्छा आप बताइए, जैसे आपको यहाँ में देखिए, ये आपको ये एक यूनिट सेल है, इसमें बहुत सारे एटम है, बहुत सारे एटम है। ठीक है, मान लीजिए ये बहुत सारे एटम है। तो इस एटम का हम लोग का क्या निकालना है, मास। तो कैसे निकाला जाए आप ही बताइए। तो अगर मान लो मास निकाला जाए तो हम लोगों को ये पता नहीं है, तो हम लोग एक एजम्पशन लेते हैं कि यहाँ में जितने भी जो मास होंगे वो क्या ही होंगे, आइडेंटिकल होंगे, जिससे हम लोग का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो हम लोग क्या एजम्पशन मान लेते हैं, इफ ऑल एटम आर आइडेंटिकल, इफ ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल। ठीक है, मतलब सारे एटम का मास अगर आइडेंटिकल हो, ठीक है, सारे एटम का मास आइडेंटिकल हो, तो मान लीजिए यहाँ में इसका मास सपोज एक्स है तो सारा का मास एक्स होगा। तो अगर एक एटम का मास एक्स है और इसमें टोटल एटम मान लीजिए जेड है, तो टोटल क्या ही हो जाएगा, जो यूनिट सेल में जो टोटल मास होगा वो क्या हो जाएगा, एक एटम का मास एक्स है और टोटल एटम कितने हैं, जेड है, तो जेड इंटू एक्स हो जाएगा, तो टोटल यूनिट सेल का मास निकल जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या ही मान लेते हैं कि ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल। अगर ऑल एटम्स आर आइडेंटिकल होंगे तो आप इसको क्या ही लिख सकते हैं, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास इनटू नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। आप यहां में लिख सकते हैं नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन वन यूनिट सेल। ठीक है, और हम लोग यहाँ में हम लोग किसका ही बात कर रहे हैं, यूनिट सेल का। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या ही हो जाएगा, आप मान लीजिए वी, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, वी। और आपको मालूम होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है वो क्या ही होता है, एक ही होता है। तो यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ रही है, तो आप यहाँ में कर लेंगे।
तो देखिए मास ऑफ एन एटम, मान लो एक एटम का मास m है, ठीक है, और नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन वन यूनिट सेल में कितने एटम है वो एग्जैक्ट पता नहीं है, मान लीजिए जेड है, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या ही हो जाएगा वी। तो वी को आप क्या भी लिख सकते हैं, ए क्यू हो लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अच्छा बताइए आप कि एक मोल का मतलब क्या ही होता है। एक मोल का मतलब यहाँ में क्या हो जाए, एक मोल इक्वल टू क्या ही हो जाएगा, Na एटम होता है। क्या होता है Na, आप सोडियम नहीं समझ लेना है, Na एवोगेड्रोज नंबर होता है। मान लो Na एटम होगा, और मान लीजिए Na एटम का जो मास होगा वो कैपिटल M ग्राम होगा। क्या होगा, कैपिटल M ग्राम होगा। समझ में आ रहा है। तो एक मोल का मतलब होता है Na एटम, और Na एटम का जो मास है वो कैपिटल M ग्राम है। तो मास ऑफ वन एटम क्या हो जाएगा, ठीक है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम एक एटम का मास क्या ही हो जाएगा, मास ऑफ वन एटम होगा। मास ऑफ वन एटम क्या होगा, कैपिटल M अपॉन क्या ही हो जाएगा, Na। ठीक है, एक एटम का मास ये हो गया। तो स्मॉल ये किसका इक्वल था, हो जाएगा कि स्मॉल m को हम लोग मास ऑफ वन एटम बोले थे, तो आप स्मॉल m का जगह में ये वैल्यू को पुट करा दीजिए। तो हम लोग का देखिए जो डेंसिटी होगा वो क्या ही हो जाएगा, हम लोग का डेंसिटी क्या था, m इंटू जेड अपॉन वी था। तो आप क्या ही करना है, m का जगह में आपको क्या लिखना है, कैपिटल M अपॉन एन ए इंटू जेड। ठीक है, इंटू जेड अपॉन यहाँ में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और यहाँ में लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या ही होता है, ए क्यू। तो फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा डेंसिटी इक्वल टू एम जेड अपॉन एन ए इंटू ए क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। और यहाँ में जो एम होगा वो क्या होता है, मोलर मास। क्या होता है, मोलर मास। और यहाँ में जेड क्या होता है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हम लोग का बोल देगा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो यहाँ में जेड इफेक्टिव का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कॉर्नर में लगा होता है। अच्छा, बीसीसी की बात करेगा तो जेड की वैल्यू आप क्या ही डाल देंगे, 2, क्योंकि बीसीसी में एटम बॉडी का सेंटर प्लस कॉर्नर में लगा होता है। अगर हम लोग एफसीसी की बात कर देंगे, और एफसीसी को क्या भी लिखा हो सकता है, सीसीपी लैटिस, सीसीपी लैटिस। तो देखिए इसमें जेड की वैल्यू क्या ही हो जाएगा, एफसीसी में 4 होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हम लोग का डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, याद रखिए, डी इक्वल टू एम जेड डिवाइडेड बाई एन ए इंटू ए क्यू। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम लोग का डेंसिटी का क्या ही है, फॉर्मूला है। तो हम लोग एक नीट का क्वेश्चन लेते हैं जो कि 2013 में आया था डेंसिटी से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है, ये 2013 में पूछा गया है कि ये मेटल हैज एब्सिसी लैटिस, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 404 पिकोमीटर। एज लेंथ आपको दिया है कितना, 404 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द मोलर मास ऑफ मेटल इज क्या होगा, जब एवोगेड्रोज नंबर की वैल्यू दिया है, और यहाँ में 4 ऑप्शन दिया है और आपको टिक करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला याद होता है तो आप सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा बताइए, डेंसिटी इक्वल टू क्या ही मैंने बताया था, डेंसिटी इक्वल टू क्या ही होगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा डी इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, एम जेड अपॉन क्या हो जाएगा, एन ए इंटू ए क्यू, एन ए इंटू ए क्यू होगा ना। ए क्या है, एज लेंथ। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपको क्या ही निकालना है, यहाँ से मोलर मास निकालना है। तो आप यहाँ से देखिए, ये एम क्या था, मोलर मास था। तो देखिए यहाँ से आप बताइए, यहाँ से आप मोलर मास इक्वल टू क्या ही लिख सकते हैं, मोलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इंटू एन ए इंटू ए क्यू अपॉन क्या ही हो जाएगा, डी, और एम निकालना है तो यहाँ में हो जाएगा जेड। अच्छा बताइए जेड क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर आपको बोला गया है, एफसीसी स्ट्रक्चर। और एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू क्या होती है, देखिए यहाँ में आपको क्या ही दिया है, डेंसिटी, डेंसिटी आपको दे दिया है। और यहाँ में बताइए जेड की वैल्यू क्या होगी एफसीसी के लिए, क्या ही हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो आप यहाँ में वैल्यू पुट करिए और निकाल दीजिए मोलर मास। तो मोलर मास इक्वल टू, देखिए डेंसिटी आपको किस में दिया है, देखिए डेंसिटी सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन एज लेंथ किस में दिया है, पिकोमीटर में दिया है। तो पिकोमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो आपको मालूम है एक पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना, एक पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर होती है, वो मालूम है। ठीक है, ये आपको मालूम है।
ठीक है, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर हो जाती है। तो अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, फॉर्मूला डाल दीजिए यहाँ से, फॉर्मूला आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो डेंसिटी, मोलर मास इक्वल टू, डेंसिटी की वैल्यू कितनी है, 2.2 इंटू एन ए, एन ए की वैल्यू क्या है 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और एज लेंथ कितना दिया है, एज लेंथ क्या होगा ए क्यू, और एज लेंथ 440 दिया है, 404। तो आप क्या करेंगे, 404 इंटू 10 की पावर -10 का यहाँ में क्या हो जाएगा, ए क्यू, तो ये क्यू डिवाइडेड बाई यहाँ में क्या ही हो जाएगा, जब आप डिवाइड करेंगे यहाँ में जेड कितना है, जेड क्या वैल्यू हो गया 4। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है, जेड की वैल्यू कितनी हो गई हम लोग का 4 हो गई। ठीक है, यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अब आपको इस यहाँ से क्या ही करना है, डिवाइड करना है, यहाँ से क्या ही करना है हम लोगों को, डिवाइड करेंगे। जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 26 पॉइंट, इसकी वैल्यू जो आ रही है 26.99 आ रही है। तो 26.99 को आप लोग अप्रोक्स में क्या लेट कर सकते हैं, 27 ग्राम पर मोल। ठीक है, 27 ग्राम पर मोल। तो करेक्ट आंसर क्या ही हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या था, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में प्रॉब्लम अभी आपको नहीं होगा, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वॉइड्स का बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वॉइड्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ, आप कॉपी कर लीजिए इसको। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वॉइड्स का बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग का होगा टाइप्स ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो ये हम लोग का होगा टाइप्स ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स कितने टाइप के होंगे, तो देखिए टाइप्स ऑफ वॉइड, तो देखिए जो वॉइड्स होता है वो जनरली हम लोग को पढ़ना क्या है, टाइप्स ऑफ वॉइड में क्या कौन कौन सी वॉइड के बारे में पढ़ना है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्यूबिकल वॉइड्स और ट्रायंगुलर वॉइड्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले ट्रायंगुलर वॉइड्स। तो हम लोग का जो वॉइड्स नंबर 1 होगा वो कौन सा वॉइड्स होगा, ट्रायंगुलर। कौन से वॉइड्स होगा, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर वॉइड्स होगा। ठीक है, ठीक है, ये होगा हम लोग का ट्रेंगुलर वॉइड्स। ट्रेंगुलर वॉइड्स का मतलब होगा कि अगर 3 एटम से जो सराउंड होगा, सपोज मान लो एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, तीसरा एटम ये है, तो देखिए इसका बीच में जो खाली जगह बच रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा खाली जगह, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेंगुलर वॉइड। क्या बोलते हैं, ट्रेंगुलर वॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रेंगुलर वॉइड्स। अगर इन तीनों का सेंटर से अगर आप लोग एक लाइन ज्वाइन करेंगे तो ये क्या ही बन जाएगा, ट्रेंगुलर बन जाएगा, ट्रेंगुलर वॉइड्स बन जाएगा। तो इसी का नाम होता है ट्रेंगुलर वॉइड्स। तो ट्रेंगुलर वॉइड्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो याद रखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं 3, क्योंकि इसका वॉइड्स में अगर आप लोग एक एटम को रखेंगे तो वो 3 एटम को टच करेगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या ही हो जाता है, 3 हो जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब दूसरा होता है हम लोग का टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्रा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मतलब होता है कि अगर हम लोग का पास में 3 एटम है, ठीक है, हम लोग का पास में 3 एटम है और उसका ऊपर में एक और एटम को रख दिया जाए, तो उसका वॉइड्स में जो एटम एटम जो होगा, तो उसी को उसको जो एटम होगा उसका वजह से जो वॉइड्स क्रिएट होगा वही टेट्राहेड्रल वॉइड्स है। आपको समझ में नहीं आया, मैं एक बार आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक बार डायग्राम बना के समझाता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए एक हम लोग का ये एटम है, ठीक है, और दूसरा हम लोग का यहाँ में एक दूसरा एटम है। ठीक है, ये हम लोग का ट्रेंगुलर, हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, ट्रेंगुलर वॉइड्स, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, और एक और एटम है, ठीक है, थोड़ा ड्रॉ कर लिया जाए, हाँ, एक और हम लोग का एटम है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, सॉरी ये एक दूसरे को टच करेगा। ठीक है, ठीक है, ये हम लोग का ये देख रहे थे, ये ट्रेंगुलर वॉइड्स था। ठीक है, और एक इसका ऊपर से एक और एटम को रख दिया जाए। ठीक है, तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ तक यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाँ, ठीक है, तो अब देखिए इसका, इसमें ये जो ये वाला जो आपको वर्ड्स दिखाई दे रहा है, ये आपको जो वर्ड्स दिखाई दे रहा है, ये आपको जो वर्ड्स दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड्स।
टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स, क्या बोलते हैं इसको? टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स। अच्छा आप ही बताइए, इस वॉर्ड्स में अगर आप लोग एटम को डालेंगे तो कितने एटम को टच करेगा? तो देखिए ये जो वॉर्ड्स है, तो ये वाला एटम जो होगा, इस ये वाला एटम, क्या ये 3 एटम को तो टच करेगा ही करेगा? अपने सरफेस में 3 एटम को टच करेगा। उसका ऊपर में आपने एक और एटम को रखा है, ठीक है, उसका ऊपर में आपने एक और एटम को रखा है, तो उसको भी टच करेगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही होता है कि वो कितने नंबर ऑफ एटम को टच कर रहा है, मतलब नाइबर में कितने एटम को टच करता है। तो टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना ही होता है? 4 होता है। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है। आपको समझ में आ रहा है? थर्ड हम लोग का होगा ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड। ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड्स, ठीक है, आप नोट्स करते रहेंगे, नोट करते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड्स में क्या होता है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए मैं एक चार ये बॉल बना देता हूँ, ये टच करते हुए, ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? अच्छा इसका ऊपर से भी क्या होगा? एक एटम होगा, ठीक है, समझ में आ गया, और इसका पीछे भी एक एटम होगा, ठीक है, आप समझ में आ रहा है? आप सोचो कि 4 बॉल एक प्लेन में है, उसका ऊपर से एक और एटम को रख दिया जाए और उसका नीचे से भी एक एटम को रख दिया जाए, तो उससे जो पास करेगा, ठीक है, उसका अंदर में जो खाली जगह बचेगा उसी को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में आप देखिए, इसका ऊपर से आपने एक बॉल को रख दिया, देखिए ये वाला, इसका ऊपर से आपने एक बॉल को रख दिया, क्या यही उसका नीचे से भी होगा? तो ये जो खाली जगह बचता है इसी को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या बोला जाता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। अच्छा ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, तो अगर इस वॉइड्स में अगर हम लोग एक एटम को रखेंगे तो वो कितने एटम को टच करेगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये कितने एटम को टच करेगा? 6 करेगा, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना ही हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना ही हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे होगा, क्योंकि 4 तो अपने सरफेस में टच करेगा, एक ऊपर टच करेगा, एक नीचे टच करेगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना ही हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ये काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है। तो अब नेक्स्ट जो होता है हम लोग का क्यूबिकल, हम लोग का नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है? क्यूबिकल वॉइड्स होता है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। और इससे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ में, अगर मान लीजिए सपोज अगर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अगर देखिए नंबर ऑफ एटम अगर n होगा तो उसमें 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेट होते हैं, और जितना नंबर ऑफ एटम होता है उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है। ठीक है, समझ में आ गया? अगर नंबर ऑफ एटम n है तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होगा। ठीक है, क्यों 2n होगा? आप थोड़ा सा यहाँ में इमेजिन कर पा रहे होंगे तो थोड़ा सा आप देखिए। तो देखिए ये हम लोग का टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, तो अगर मान लो 3 तो अपने सरफेस में है, एक एटम ऊपर में है, क्या पता वो एटम नीचे भी होगा तो दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड्स हो जाएगा। तो आप लोग समझ में आ रहा होगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n मतलब कि डबल होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ में लिखते हैं इफ नंबर ऑफ एटम, इफ नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू n, अगर नंबर ऑफ एटम हम लोग के पास में n है तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होगा? इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने जनरेट होंगे? 2n। और यहाँ में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होगा, ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स होगा वो कितना ही हो जाएगा? n हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा हम लोग का क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स n है तो उसमें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स n है, अगर सॉरी अगर नंबर ऑफ एटम n है तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना ही हो जाएगा? n हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो अब हम लोग का जो फोर्थ नंबर होता है वो होता है क्यूबिकल वॉइड्स। क्या ही होता है? क्यूबिकल वॉइड्स। ठीक है, क्यूबिकल वॉइड्स, ठीक है, क्यूबिकल वॉइड्स। अच्छा देखिए क्यूबिकल वॉइड्स का मतलब होता है कि मान लो एक क्यूब है, एक 4 एटम है, ठीक है, ये 4 एटम है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ये 4 एटम है, इसका ऊपर से 4 एटम और रख दिया जाए तो जो खाली जगह बचता है ना उसी को बोला जाता है क्यूबिकल वॉइड्स। क्या बोला जाता है?
क्यूबिकल वॉइड्स। तो बताइए उस वॉइड्स में अगर आप लोग एटम को रखेंगे तो कितने एटम को टच करेगा, कितने एटम को टच करेगा, आप खुद ही बताइए कितना टच करेगा, 8 टच करेगा। जितना एटम रहेगा उतना ही ना टच करेगा, समझ में आ गया। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 8। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 8 होता है। तो आपने देखा कि ट्रेंगुलर वॉर्ड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 3, टेट्राहेड्रल वॉर्ड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और क्यूबिकल वॉर्ड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। तो चलिए अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए वॉइड्स की साइज, किसकी पूछेगा, जो वॉइड्स हो रही है उसकी साइज क्या होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे साइज ऑफ वॉइड्स, किसके बारे में बात करेंगे, साइज ऑफ वॉइड्स, किसकी वॉइड्स की साइज सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो आप लोग समझ में आ ही रहा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है तो इसका मतलब कि क्यूबिकल वॉइड्स की साइज सबसे ज्यादा होती है। तो आप लोग लिखेंगे पहला क्यूबिकल वॉइड्स, क्या लिखेंगे, क्यूबिकल वॉइड्स। उसके बाद आप बता ही दीजिए, क्यूबिकल वॉइड्स के बाद आप बोलेंगे अरे तब तो होगा हम लोग का ऑक्टाहेड्रल, तो लिख दीजिए ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद क्या ही होगा, टेट्राहेड्रल। और उसका बाद टेट्राहेड्रल के बाद में सबसे कम वॉइड्स की साइज किसकी होती है, ट्राइंगुलर, ट्रेंगुलर, समझ में आ रहा है, ट्राइगोनल या ट्रेंगुलर, तो समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का वॉइड की साइज। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, ये देखिए इसे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, नीट में बहुत सारा क्वेश्चन आता है और जेई में, कि अगर नंबर ऑफ एटम n है तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होंगे। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसे ही हम लोग रेंडम हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। तो अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन बोलेगा कि अगर मान लीजिए जो ए एटम है वो एटम जो है वो बीसीसी में है, एटम कहाँ में है, बीसीसी में। ए जो है वो बीसीसी में है और बी जो है वो कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है। और जो सी है वो फेस सेंटर पे है, कहाँ में है, फेस सेंटर में है। तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा। तो पहले हम लोग इजी से स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलेंगे कि बीसीसी का मतलब होता है कि इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होंगे। तो आप बोलेंगे कि बीसीसी में नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना ही होता है बीसीसी में, अरे बोल दीजिए 2 होता है। ठीक है, और कोई बोला कि बी जो है वो कॉर्नर में है, कॉर्नर कितना होता है, 8 होता है और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। तो बी में कितने इफेक्टिव एटम हो गए, 1। और फेस सेंटर में, सी का में फेस है तो फेस कितना होता है, टोटल 6। और एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1/2। तो ये कितना हो गया, 3। तो फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा A2BC3। तो ये हम लोग का उस सॉलिड का फॉर्मूला क्या हो गया, A2BC3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलेगा ए जो है एफसीसी में है, ए जो कहा में, एफसीसी में। और बी जो कहा में है, बी जो है कॉर्नर में है, ऑल कॉर्नर। बी कहा में है, कॉर्नर में है। बट यहां में बोल रहा है कॉर्नर में है वन कॉर्नर बट वन कॉर्नर इज मिसिंग। ठीक है, मतलब कि बी जो है ए, और बताइए कि उस सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा। ए एफसीसी में है और बी कॉर्नर में है लेकिन एक कॉर्नर क्या है, मिसिंग है। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे अच्छा ठीक है मिसिंग है तो हम लोग उसका उपाय करेंगे। तो चल सबसे पहले आप देखिए, अगर एटम एफसीसी में है तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितनी होते हैं, 4। तो इफेक्टिव एटम कितने हो गए, 4। अच्छा बताइए कौन बी कहाँ में है, बी कहाँ में लगा हुआ है, कॉर्नर में है लेकिन एक कॉर्नर मिसिंग है। अच्छा बताइए टोटल कॉर्नर 8 होता है और ईच कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो एक कॉर्नर मिसिंग है तो अब कितने एटम कॉर्नर में लगे होंगे, 7। और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना ही होता है, 1/8। तो फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा A4B7/8, यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसको फ्रैक्शन नंबर में इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो आप क्या कर दीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा। तो अब क्या हो जाए, ए का पास में 8 4 जा कितना होता है, 32। और बी का पास में कितना हो जाएगा, 7। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, A32B7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई बोलेगा कि अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। कोई बोलेगा कि जो ए है वो हम लोग का है सीसीपी अरेंजमेंट है, कहाँ में है, सीसीपी। सीसीपी का मतलब होता है एफसीसी।
और बी जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। बी जो कहाँ में है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। और जो सी है वो एचसीपी में, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोजेस पैकिंग में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए हेक्सागोनल क्लोजेस पैकिंग का, हेक्सागोनल क्लोजेस पैकिंग का इफेक्टिव एटम कितना ही होता है, याद रखेंगे कितना होता है, 6 होता है। और सीसीपी है मतलब एफसीसी में है तो इफेक्टिव एटम कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा इसको हम मान लीजिए यहाँ में एटम एचसीपी में नहीं होके, ठीक है, यहाँ में एटम एफसीसी में नहीं होके, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, एटम एफसीसी में नहीं होके वो कहाँ में है, ऑक्टाहेड्रल में मान लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, तो बताइए अगर नंबर ऑफ एटम यहाँ में देखिए इफेक्टिव एटम कितना है, 4, तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना होगा, मैंने बताया था कि इसका डबल होता है, अगर नंबर ऑफ एटम n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n होगा, तो 2 इंटू 4 हो गया। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या ही हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि जितना नंबर ऑफ एटम होता है उतनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है। तो ये A4 B8 C4 हो जाएगा। तो 4 से काट सकते हैं, तो देखिए हम लोग का फॉर्मूला हो गया AB2C। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया AB2C। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मान लीजिए बोल रहे हैं कि जो ए है वो एचसीपी में है और जो बी है वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, 2/3 ऑफ टेट्रा टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है, और ये क्या है, और सी जो है 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। OHB मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड से, तो फॉर्मूला बताइए। तो देखिए सीसीपी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 6, याद रखना है। और 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो बी क्या ही हो जाएगा बताइए, 2/3 मतलब 2/3। और इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होगा, अगर नंबर ऑफ एटम 6 है तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या ही हो जाएगा, बताइए टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या ही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया होगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो चलिए अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। चलिए, तो ये हम लोग का क्वेश्चन था। तो अब बताइए अगर नंबर ऑफ एटम 6 है तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स THB कितना होगा, उसका डबल होगा, 12 होगा। OHB कितना होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना ही होगा, 6 होगा। और बी कहाँ में है बताइए, बी जो है वो कहाँ में है, 2/3 मतलब 2/3 इंटू टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना ही होगा, 12, 3 4 जा 12। तो बी कितना ही हो गया, बी में कितने एटम हो गए, 4 2 जा 8। और सी जो कहाँ में है, 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना ही होगा, 6। तो सी में क्या ही हो जाएगा, 3 2 जा 6। तो सी में कितने होंगे, 8। तो फॉर्मूला हम लोग का क्या होगा, ABC। तो ए में कितना हो गया, 6, बी में कितना हो गया, 4, और सी में कितना हो गया, 2। तो ये 2 से कट सकता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हम लोग का जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो होगा A3 B2C। तो ये हम लोग का फॉर्मूला होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग को पढ़ना है जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो एफसीसी में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी यूनिट सेल। तो THB में लिख रहा हूं टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, तो सही है, हाँ। और थोड़ा सा चलिए अब सही हो गया थोड़ा सा। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल। ये काफी ज्यादा हम लोग का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे। तो देखिए, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में सबसे पहले हम लोग केस नंबर 1 पढ़ते हैं। देखिए केस वन में हम देखेंगे कि THB कहाँ होता है, THB टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होगा वो कहाँ में होगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो कहाँ में होते हैं, बॉडी। देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो अगर आप सोचो आप जिस घर में बैठे हैं, मान लो ये आपका घर है, वो घर क्या है, क्यूबॉइड है, क्या है,
क्यूबॉइड आपका तो घर है, लेकिन आप एज्यूम करेंगे कि वो क्यूब है। क्यू का मतलब होता है ऑल लेंथ, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या ही होता है, इक्वल होता है। तो आप मान लीजिए कि सारा इक्वल है। तो देखिए आपका जो कुछ ऐसा आपका क्यूब होगा, क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट भी इक्वल होता है, ठीक है। ऐसा रफ डायग्राम बना दिया गया ताकि आपको समझ में आए। अच्छा ठीक है, तो इसमें देखिए 8 कॉर्नर होते हैं। तो अच्छा बताइए, अगर हम लोग का स्क्वायर होता है तो इसमें 2 डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल होता है। तो उसमें कितने डायगोनल होंगे, पहले आपको ये मुझे बताइए। तो देखिए अगर मान लो हम लोग का घर घर का ये ऊपर वाला कॉर्नर और इसका नीचे वाला कॉर्नर, इसका टॉप वाला और इसका बॉटम वाला कॉर्नर को अगर बॉडी सेंटर से पास करते हुए आप लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो बॉडी डायगोनल होता है, ठीक है। क्या हो, ये होता है बॉडी डायगोनल। तो ये एक डायगोनल हो गया। इसका टॉप वाला था, अभी देखिए इसका बॉटम वाला और इसका टॉप वाला, तो एक बॉडी डायगोनल और हो गया, तो 2 बॉडी डायगोनल हो गया। और 2 इसके लिए हो जाएगा, तो 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। कितने होते हैं? 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? तो देखिए इसमें क्या होता है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आप ध्यान देंगे, अब आपको ध्यान देनी है, हाँ ठीक है, ध्यान देनी है कि हम लोग का मान लो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक ऊपर वाला कॉर्नर, एक नीचे वाला कॉर्नर को बॉडी सेंटर से पास करा दीजिए। तो ये जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? बॉडी डायगोनल। अच्छा बताइए, बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है? तो ये बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस क्या ही होता है? √3 है, ठीक है। ये इतना तो आपको समझ में आ रहा है। तो इसका बीच में हम लोग का एक मान लीजिए बॉडी सेंटर है, बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर से कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस क्या ही हो जाएगी? √3a/2 हो जाएगी, √3a/2। तो यही में हम लोग का क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स पाया जाता है। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, मान लो इतना डिस्टेंस पे ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सेम इतना डिस्टेंस पे ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा। तो आप बोल सकते हैं कि 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन 1 बॉडी डायगोनल। एक बॉडी डायगोनल पे, अगर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेट हो रहा है, तो 4 बॉडी डायगोनल पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स जनरेट होगा। तो आप लोग लिख सकते हैं यहां में, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल, ईच बॉडी डायगोनल, ईच बॉडी डायगोनल, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल। तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना हो जाएगा बताइए? टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना ही हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो 4 बॉडी डायगोनल पे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अच्छा, किसी किसी को ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बॉडी सेंटर का डिस्टेंस √3 ये कैसा होगा। तो देखो ये है बॉडी डायगोनल, और ये कितना होता है? ए। और ये देखो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? देखिए ये बॉडी डायगोनल है, सॉरी रुकिए मैं इसको फिर से मिटा दे बना ही देता हूँ। देखिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना है, बस यही मैं चाहता हूं कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए मैं एक बार आपको समझा दूं ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे आपका। ये देखिए ये क्यूबॉइड है, सुंदर तो नहीं बना है लेकिन आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं कोशिश कर सकता हूँ सुंदर बनाने का, ठीक है। तो ये हम लोग का सपोज मान लीजिए क्यूबॉइड है, और इस क्यूबॉइड का ये जो होता है ये बॉडी डायगोनल होता है, इसका कॉर्नर, और ये बॉडी डायगोनल है, और ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस को ही हम लोग बोलते हैं बॉडी डायगोनल। और ये बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3 ये होता है। देखिए ये लीजिए ये है, ये मान लो ये डिस्टेंस कितना है? ए। और ये डिस्टेंस कितना ही है? a√2 होता है फेस डायगोनल। जैसे आप सोचो ये है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये ए है, ये है, तो ये a√2 होता है, जिसको फेस डायगोनल बोलते हैं। तो आप पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो ये बॉडी डायगोनल पता चल जाएगा, √3 ये होता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। तो अगर कोई पूछेगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स एफसीसी में कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं, याद रख लो। अब होगा हम लोग का केस नंबर 2, ठीक है। केस 2 में हम लोग को पढ़ना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। हम लोग का क्या पढ़ना है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एफसीसी में 2 जगह में होता है, एक तो एज सेंटर में पाया जाता है और दूसरा बॉडी सेंटर में पाया जाता है। जो पहला होता है, मान लीजिए पहला एज सेंटर में पाया जाता है, एट एज सेंटर। कहाँ पाया जाता है? एज सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। तो एज सेंटर में पाया जाता है। एज सेंटर का मतलब, मान लो कि एज सेंटर का मतलब होता है कि मान लो ये कॉर्नर है हम लोग का, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ठीक है। सपोज मान लो ये कॉर्नर है, दूसरा ये कॉर्नर, तो इसका बीच में हम लोग का क्या होता है?
ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, यही बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये मान लीजिए हम लोग का ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। कॉर्नर और कॉर्नर के बीच की डिस्टेंस एज लेंथ होगी ए। तो यहाँ में हम लोग का क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना डिस्टेंस में होता है, ए बाई टू में। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने ही होते हैं, ए बाई टू में होते हैं। तो ये है हम लोग का कौन सा पोजीशन, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। तो एक एज में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। तो टोटल एजेस कितने होते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं octahedral voids at एज सेंटर टोटल, टोटल कितना एज होता है 12, और एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4। तो कितना हो गया, एज में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, और दूसरा जो होता है बॉडी सेंटर पे होता है, एट बॉडी सेंटर पे होता है। अच्छा, बॉडी सेंटर पे, ठीक है, मैंने अभी बताया था कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, कॉर्नर जो बॉडी डायगोनल वाला है, सेंटर और सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या ही होती है, √3 ये होती है। और यहाँ में क्या होता है, हम लोग का बॉडी सेंटर होते हैं, और यही बॉडी सेंटर क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन होती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यहाँ से कितना डिस्टेंस में होगा, √3a/2 डिस्टेंस में होगा। तो यहाँ में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एट बॉडी सेंटर कितने होते हैं, 1 होते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एट बॉडी सेंटर, एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर पे कितने होते हैं, 1। तो देखिए, एज सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 3 और बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 1। तो टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते हैं, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। टोटल OHB कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो क्या आपने देखा कि FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 मिले। टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने मिले, 4। क्या अगर जितना नंबर ऑफ एटम n है, क्योंकि FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, बोले हो, अरे बोलो, FCC में देखो, FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4। तो इसमें से हम लोग का टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितना निकला है, 8। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितना निकला है, 4। तो यही मैं बता रहा था आपको कि अगर नंबर ऑफ एटम n है तो उसमें डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है, और जितना नंबर ऑफ एटम है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जनरेट होती है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं रेडियस रेशियो की। किसकी बात करेंगे हम लोग, रेडियस रेशियो की। ठीक है, तो रेडियस रेशियो के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ में किसी को प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं। तब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे जिसमें पढ़ाया जाएगा रेडियस रेशियो। तो देखिए, आप लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, तो हम लोग बात करते हैं आगे रेडियस रेशियो का बारे में। ठीक है, तो देखिए रेडियस रेशियो क्या है, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी, ठीक है ना, इससे हम लोग को पता चलता है। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड ईच केटायन, जो केटायन होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्सिमम एनायन का साथ में क्या ही होते हैं, सराउंडेड होते हैं। तो यहाँ में लिखा है वाइस वर्सा है, तो केटायन एनायन का साथ में मैक्सिमम सराउंडेड होगा या एनायन केटायन का साथ में सराउंडेड होगा। इसका वजह से केटायन और एनायन का बीच में क्यों सराउंडेड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वजह से। तो यहाँ में जो रेडियस रेशियो होती है वो क्या होती है, रेडियस ऑफ केटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, मतलब R+/R- होता है केटायन का रेडियस रेशियो, और एनायन का रेडियस रेशियो का जो डिवाइड करेंगे तो हम लोग का रेडियस रेशियो निकल जाता है। केटायन को हम लोग R+ और एनायन को R- से लिखा होता है। तो यहाँ में आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, आप यहाँ में ध्यान दे सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ में क्या होगा, तो रेडियस रेशियो यहाँ में लिखा गया है। देखिए रेडियस रेशियो अगर आप डिवाइड कर रहे हैं, केटायन और एनायन का आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आप डिवाइड करिए। अगर उसका रेडियस रेशियो 0.155 से लेकर 0.225 का बीच में लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। उसका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, प्लेनर ट्राइगोनल होता है, और उसका एग्जाम्पल होता है B2O3। अगर रेडियस रेशियो 0.225 से लेकर 0.414 का बीच में लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। सेफ टेट्रा अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होता है, उसका एग्जांपल जिंक सल्फाइड ZnS होता है। अगर उसका रेडियस रेशियो 0.414 से लेकर 0.732 का बीच में लाई करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है, और उसका एग्जांपल NaCl होता है। और जिसका कोऑर्डिनेट रेडियस रेशियो
0.732 से लेके 1 का बीच में लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है, और उसका अरेंजमेंट क्यूबिकल होता है, क्यूबिक होता है, ठीक है ना, क्यूबिकल यूनिट सेल होता है। और उसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या ही होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, CSCl का होता है। सॉरी, क्यूबिकल नहीं होता है, यहाँ में मैंने गलत लिख दिया, बॉडी सेंटर होता है, BCC होता है, BCC। क्यूबिकल नहीं होता है, क्या ही होता है, BCC होता है, ठीक है। उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग का नीट में 2016 में एक क्वेश्चन आया था, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ में बोला है कि द आयनिक रेडियाई ऑफ A प्लस एंड B माइनस आर 0.99 0.98 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर एंड 1.18 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। A प्लस का मतलब केटाइन का रेडियस दिया है और एनाइन का रेशियो, तो आपको बतानी है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या ही होगा। तो देखिए आपने पढ़ा था कि रेडियस रेशियो से निकाल देंगे, तो आप बोलेंगे कि जो रेडियस रेशियो होती है, रेडियस रेशियो वो क्या होती है, रेडियस ऑफ केटाइन मतलब A प्लस अपॉन रेडियस ऑफ एनाइन B माइनस, और केटाइन का रेडियस कितना दिया है 0.98 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, मीटर। और यहाँ में क्या हो जाएगा 1.81 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, मीटर से मीटर काट दीजिए, 10 की पावर 10 से कट जाएगा, तो ये होगा 0.98 डिवाइडेड बाई 1.81। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.541, इतना अप्रोक्स में आएगा। तो देखिए इसका रेडियस रेशियो किसका बीच में लाई कर रहा है, बताइए, आप ही बताइए। तो क्या इसका रेडियस रेशियो 0.414 से लेके 0.732 का बीच में लाई करता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या ही हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या ही हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। तो करेक्ट आंसर क्या ही हो गया हम लोग का, करेक्ट आंसर क्या ही हो गया हम लोग का, 6, मतलब करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी पार्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग कुछ आयनिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंट, कुछ हम लोग का आयनिक कंपाउंड होगा, उसका कुछ इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड का बारे में बात करते हैं। तो हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड है तो उसका बारे में देखते हैं। तो आप यहाँ में लिखेंगे कंपाउंड, ठीक है। तो आप यहाँ में लिखेंगे कंपाउंड, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और उनकी लोकेशन कहाँ होते हैं, ठीक। लोकेशन जानने का साथ में आप देखेंगे उसका फॉर्मूला यूनिट क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट, ये फॉर्मूला यूनिट का बाद में हम लोग को देखना है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर केटाइन और एनाइन का। तो उसका हम लोग का क्या देखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इतना सारा टर्म को बारे में हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1 से, ठीक। तो पहला जो होता है हम लोग का वो होता है NaCl टाइप। क्या होता है हम लोग का, हम लोग का जो पहला जो होता है वो होता है NaCl टाइप, ठीक है। यहाँ में हाँ ठीक है, थोड़ा सा, ठीक। तो हम लोग का जो पहला जो होता है वो होता है NaCl टाइप। तो ये होगा NaCl टाइप। और NaCl टाइप को हम लोग क्या ही बोलते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं हम लोग, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो पहला जो होता है हम लोग का NaCl टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ में जो केटाइन है, जो NaCl केटाइन जो बना, तो उसमें केटाइन और एनायन मतलब कि Na प्लस और Cl माइनस की लोकेशन क्या होगी, पोजीशन कहाँ में ऑक्युपाई होगा, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ में जो Cl माइनस होता है, यहाँ में जो Cl माइनस होता है वो CCP लैटिस बनाता है। कौन सी लैटिस, CCP लैटिस बनाता है। क्या बनाता है, CCP लैटिस, मतलब कि ये FCC यूनिट में होता है। कौन सी यूनिट में होता है, या कौन सी यूनिट में होता है, ये FCC यूनिट सेल में होता है, ठीक है। FCC यूनिट सेल में होता है। और यहाँ में जो Na प्लस होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ में होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, OHB में होते हैं। कहाँ में होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। समझ में आ गया। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ में क्या होते हैं कि जो फ्लोरीन आयन होता है, यहाँ में कौन लेटिस बना रहा है, एनायन। मतलब कि आप लोग देखेंगे इसमें मैक्सिमम जो होंगे वो एनायन लेटिस बनाते हैं, और केटाइन उनका वॉइड्स में होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल होते हैं, मतलब ज्यादातर ऐसा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा एनाइन लेटिस बनाएगा, कुछ केटाइन भी लेटिस बनाते हैं। तो यहाँ में एनाइन क्या बनाते हैं,
ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आप पहले समझ लीजिए उसको याद रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इसमें। तो एनायन सीसीपी लेटिस में होता है, सीसीपी मतलब एफसीसी यूनिट सेल में होता है, और केटाइन जो होते हैं ऑक्टाइडल बॉन्ड्स में होते हैं। अच्छा देखिए, अगर एनायन जो होता है वो एफसीसी यूनिट में नंबर ऑफ इफेक्टिव, फॉर्मूला यूनिट का मतलब यहाँ में क्या होता है, जेड इफेक्टिव, मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम की इफेक्टिव एटम का बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ में जो क्या होता है कि एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4। तो अगर जितने नंबर ऑफ एटम होंगे क्या ऑक्टाइडल बॉन्ड्स उतना ही होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका मतलब कि इसमें जो इफेक्टिव एटम होते हैं वो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट कितने होते हैं, 4। फॉर्मूला यूनिट कितने होते हैं, 4। फॉर्मूला यूनिट कितने होते हैं, 4, एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि जितना एनायन है उतना ही तो केटाइन उसका आपस में सराउंडेड होगा। अगर एनायन 4 है तो 4 केटाइन सराउंडेड होगा, और फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगा, 4। मतलब ये बनाएगा क्या, मैं आपको यहाँ में लिख देता हूँ, 4 NaCl बनाता है, मतलब कि जो NaCl होता है वो Na4Cl4 बनाता है, ये लेटिस होती है। समझ में आ गया, तो यही हुआ इसका फॉर्मूला यूनिट, समझ में आ गया आपको। चलिए, तो इसमें हम लोग देखते हैं केटायन और एनायन की रेशियो क्या है, सॉरी, केटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर। बार बार बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि केटायन और एनायन का रेशियो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो यहाँ में देखिए हम लिख देते हैं केटायन प्लस एनायन, ठीक है, केटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या ही होगा। तो केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। इसलिए NaCl को हम लोग बोलते हैं 6:6 टाइप ऑफ क्रिस्टल, मतलब 6 एनायन को 6 केटायन क्या करता है, सराउंडेड करता है, पहला हो गया। दूसरा होता है CsCl टाइप, दूसरा होगा CsCl टाइप, ठीक है। इसमें जो क्लोरीन आयन होते हैं वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जाते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जाते हैं, कहीं कहीं इसको BCC भी लिखा है, लेकिन जाता कहाँ में है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जाता है। और जो CS है CGM, वो कहाँ में जाता है, क्यूबिकल वॉइड्स में जाता है, क्यूबिकल वॉइड्स में जाता है, ठीक है। क्यूबिकल वॉइड में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं, एक एटम होते हैं। तो इसलिए इसको फॉर्मूला यूनिट इसका कितना हो गया, एक एटम। और इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें केटायन और एनायन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 8:8 होता है, इसलिए इसको 8:8 टाइप ऑफ क्रिस्टल बोला जाता है। मतलब कि 8 एनायन को 8 केनायन उसका चारों तरफ से क्या होता है, सराउंडेड होता है। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। यही सेम बात हम लोग इसके लिए करेंगे, 3 के लिए करेंगे। अब हम लोग का जो होगा 3, ZnS, जिंक सल्फाइड, इसको जिंक ब्लिंड स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिंक जिंक ब्लिंड, जिंक ब्लिंड बोला जाता है। तो जिंक ब्लिंड में क्या होता है कि जो सल्फाइड आयन होता है, जो सल्फाइड आयन, सल्फर-2, जो सल्फाइड आयन होते हैं वो कहाँ होते हैं, सीसीपी लैटिस में, कहाँ में होते हैं, सीसीपी लैटिस में होते हैं, ठीक है। और यहाँ में जो हम लोग का जो जिंक होता है Zn+2 होता है। देखिए अभी तक हम लोग का जो एनाइन है वो क्रिस्टल बना रहा है, वो लेटिस बना रहा है, और जो एनाइन है वो क्रिस्टल लेटिस बना रहा है, और केटाइन उसका क्या हो रहा है, वॉइड्स में जाके ओकुपाई हो रहा है। तो यहाँ में जो Zn होते हैं वो कहाँ होते हैं, अल्टरनेट 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 टीएचबी में होते हैं, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ में जो जिंक ब्लिंड स्ट्रक्चर होता है Zns में, उसमें जो सल्फाइड आयन होते हैं, ये सल्फाइड आयन है, S सल्फर-2 है, सल्फाइड कहाँ में जाता है, सीसीपी लैटिस में जाता है, और ये जिंक कहाँ में होता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, मतलब 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ऑक्युपाई होता है। मतलब कि अगर हम लोग सीसीपी बोले तो क्या, यहाँ में बोलो सीसीपी बोले तो क्या ये 4 होगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितना ही होगा, 4 हो जाएगा। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अगर नंबर ऑफ एटम 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होगा, लेकिन उसमें अल्टरनेट जा रहा है तो 4 ही जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला यूनिट कितना हो गया, 4। 50% का मतलब होता है कि वो पूरा कंप्लीट नहीं जाएगा, अगर नंबर ऑफ एटम 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड तो 8 होगा, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होगा, लेकिन उसका 50% कितना होगा, 4 होगा। तो 4 एनाइन को 4 केटाइन क्या होगा, सराउंडेड होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला यूनिट 4 होता है, और इसको हम लोग 4:4 क्रिस्टल बोलते हैं। समझ में आ गया, तो ये आप लोग यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ये हम लोग का क्या हो गया, NaCl टाइप हो गया, CsCl टाइप हो गया, और जिंक ब्लिंड स्ट्रक्चर हो गया। और जो चौथा होता है हम लोग का, एक और जिंक ब्लिंड होता है, ZnS होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वुड-जाइड स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, ठीक है।
अब हम लोग का जो नेक्स्ट होगा 4th नंबर में, एक और यहाँ में लिख लीजिए जिंक जेडेनएस, इसको हम लोग बोलते हैं वुड्स जाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सल्फाइड आयन होते हैं वो HCP में जाते हैं, हेक्सागोनल क्लोजेज पैकिंग में जाते हैं, और यहाँ में जो Zn+2 जाता है वो 50% कहाँ में जाता है, THB में जाता है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में जाता है, या आप बोल सकते हैं अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स में जाता है, और इसका जो इफेक्टिव नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट होता है वो 6 होता है। ठीक है, अब हम लोग का जो 5 होगा वो होता है CaF2। क्या होता है CaF2, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है, इसमें केटाइन लेटिस बनाता है और एनायन वोल्ट्स में जाता है, इसको बोला जाता है फ्लोराइट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोराइट स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी तक आप लोग देख रहे थे तो एनायन क्या हो रहा था, लेटिस बना रहा था, लेकिन यहाँ में क्या होता है, यहाँ में क्या होगा हम लोग का, यहाँ में हम लोग का क्या होगा, केटाइन जो होगा वो लेटिस बनाएगा और एनायन वॉइड्स में जाता है। तो यहाँ में जो केटाइन होता है, केटाइन Ca+2 वो CCP लेटिस में जाता है, और यहाँ में जो एनायन होता है फ्लोराइड माइनस, वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाता है, और इसका जो फॉर्मूला यूनिट हुआ वो कितना होता है 4, और इसका केटाइन और एनायन का रेशियो जो होता है 8:4 टाइप का होता है। तो ये कुछ सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड थे जिसका बारे में आपको जानना बिल्कुल भी जरूरी था, बहुत ही जरूरी था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स का बारे में, किसका बारे में पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स का बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफेक्ट्स का बारे में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, चलिए हम लोग इसका बारे में बात करते हैं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड के बारे में बात करेंगे, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है इम्परफेक्शन इन सॉलिड के बारे में। तो देखिए इम्परफेक्शन इन सॉलिड में, ठीक है, ठीक है, तो चलिए इम्परफेक्शन इन सॉलिड में हम लोगों को जानना है कि इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, और वही डिफेक्ट्स के बारे में आज हम लोगों को बात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफेक्ट्स क्या है। ठीक है, डिफेक्ट्स क्या होता है, देखिए तो डिफेक्ट्स का मतलब होता है, ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए डिफेक्ट्स का मतलब होता है कि मान लो ये क्रिस्टल है, मान लीजिए यहाँ में NaCl का क्रिस्टल है, मान लीजिए यहाँ में Na+ है, Cl- है, Na+ है, Cl- है, बहुत सारा यहाँ में बहुत सारा क्रिस्टल है में Na+ है, Na+ है, Cl- है, बहुत सारा क्रिस्टल में। तो कुछ देर का बाद में क्या होने लगता है कि जो NaCl है आपस में कंबाइन करके नीचे बैठ जाते हैं, NaCl का फॉर्म में बैठ जाते हैं, ये क्रिस्टल बना ले रखते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है इम्परफेक्शन इन सॉलिड, सॉलिड में कुछ डिफेक्ट क्रिएट होने लगेगी, उसी को बोला जाता है डिफेक्ट्स। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफेक्ट। तो डिफेक्ट्स यही है, डिफेक्ट्स मतलब कि बहुत सारे क्रिस्टल होते हैं, उसमें बहुत सारे कंपाउंड या बहुत सारा एलिमेंट आपस में कंबाइन करके नीचे बैठने लगते हैं, ये नीचे बैठ रहा है, NaCl का ये क्रिस्टल बना लिए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स बोलते हैं। और ये जो डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं इसका बारे में हम लोगों को देखना है। तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। तो देखिए जो डिफेक्ट्स होते हैं उसका यहाँ में डिफिनेशन लिखा गया है, एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ordered arrangement of the constituent particle in a crystal is called disordered or defect। समझ में आ गया। पहले हम लोग का क्या था कि पहले रेगुलर तरह से अरेंज थे, NaCl का क्रिस्टल था, लेकिन बहुत सारे आयन यहाँ में क्या हो जाएंगे, यहाँ में क्रिस्टल बना लेंगे, डिसऑर्डर्ड जैसा हो जाएगा, NaCl का क्रिस्टल में ये बना लेगा, इसी को बोला जाता है डिफेक्ट्स। क्या बोला जाता है, डिफेक्ट्स। यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ तक आपको बात क्लियर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स का बारे में। तो देखिए जो डिफेक्ट्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं इसका बारे में हम लोगों को बात करना है। जो डिफेक्ट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए यहाँ में जो डिफेक्ट्स होते हैं वो जनरली दो टाइप के हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है पॉइंट्स डिफेक्ट, दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट्स।
तो देखिए यहाँ में जो पॉइंट इफेक्ट होता है मतलब कि एक पॉइंट का वजह से जो यूनिट सेल में जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसी को बोला जाता है पॉइंट डिफेक्ट। किस क्या बोला जाता है? पॉइंट डिफेक्ट। जैसे आप लोग देखते हैं कि मान लो एक बैग आपने आलू खरीदा, आलू, ठीक है, आपने एक बैग आलू खरीदा, ठीक है, अगर मान लो उस एक बैग आलू में एक आलू खराब है, तो क्या ये सारे आलू को क्या कर देगा? डिफेक्ट कर देगा, खराब कर देगा। तो मतलब एक एक एटम का वजह से अगर सिस्टम में डिफेक्ट क्रिएट हो रही है उसी को बोला जाता है पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोला जाता है? पॉइंट डिफेक्ट। समझ में आ गया? जैसे आप लोग क्लासरूम में सर टीचर पढ़ा रहे हैं आपका, और एक स्टूडेंट ने हल्ला कर दिया, एक स्टूडेंट का वजह से सिस्टम क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर हो जाएगा। तो उसका वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्या ऐसा ऐसा तो आप लोग करते ही होंगे, ठीक है ना, लेकिन नहीं करना है, कभी कभी करना है ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट का मतलब होता है इंटायर रो का एलोंग अगर जो डिफेक्ट क्रिएट होती है उसी को बोलते हैं हम लोग लाइन डिफेक्ट। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं क्लासरूम, जब भी हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो हम लोग एक अपना ग्रुप का दोस्त बना लेते हैं एक टाइप का जिसका थिंकिंग लेवल से मैच करता है, और ये अगर एक डिफेक्ट क्रिएट करेगा तो सारे डिफेक्ट क्रिएट करने लगते हैं। मतलब ये पूरा इंटायर रो का एलोंग जो डिफेक्ट क्रिएट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। तो समझ में आ रहा होगा। तो यही लिखा गया है इसका डिफिनीशन। आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग को देखेंगे जो पॉइंट डिफेक्ट इन सॉलिड में दो टाइप का यहाँ में लिखा गया है। एक है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है, उसका बाद हम लोग देखेंगे डिफेक्ट इन स्टेचोमेट्रिक क्रिस्टल, डिफेक्ट इन नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट का बारे में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। पहले मैं आपको समझा देता हूं वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। अभी हम लोग बात करेंगे किसका? वैकेंसी डिफेक्ट क्या है। तो देखिए वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, सपोज मान लो यहाँ में ये जो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है वो नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, नॉन आयनिक सॉलिड के लिए। ये जनरली किसके लिए होता है? नॉन आयनिक सॉलिड में होता है, ठीक है, याद रखना है। और ये जो होता है दोनों, ये आयनिक सॉलिड में होता है। किस में होता है? आयनिक सॉलिड में होता है, ठीक है। इतना बात के याद होना चाहिए। ये वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है वो नॉन आयनिक सॉलिड के लिए होता है, और ये जो दोनों होता है वो किसके लिए होता है? आयनिक सॉलिड होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैकेंसी डिफेक्ट क्या है, इसका बारे में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा किया जाए। देखिए अगर मान लो आपका पास में एक क्रिस्टल है, मान लो यहाँ में एटम है, मान लो ये एटम है, ये नॉन आयनिक सॉलिड के लिए होता है। अगर यहाँ से कोई एटम, वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो यहाँ का जो कोई एटम है, मान लो ये एटम है, ये कहीं बाहर चला गया, ये कहीं बाहर घूमने चला गया, बाहर चला गया, तो इसका वजह से जो सिस्टम में डिफेक्ट क्रिएट होगा उसी को बोला जाता है वैकेंसी डिफेक्ट। क्या बोला जाता है? वैकेंसी डिफेक्ट। तो यही होता है कि कुछ अगर मान लो कि पार्टिकल है, अगर वो पार्टिकल अपना जगह छोड़ के कहीं बाहर चला गया, तो इसका वजह से जो सिस्टम में डिफेक्ट क्रिएट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे कि मान लो आप लोग का स्कूल में क्लासरूम में एग्जाम हो रहा है, मान लो यहाँ में जो पर्सन को बैठना है वो यहाँ में नहीं बैठ के दूसरा क्लासरूम में चला गया, तो ये नहीं चला गया, इसका वजह से जो दूसरा क्लास में जाएगा तो वहां में तो पहले से ऑलरेडी स्टूडेंट बैठा है, तो ये जब जाएगा उसमें बैठने के लिए तो क्या वो डिफेक्ट क्रिएट करने लगेगा। समझ में आ गया? तो इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, ये एटम चला गया, तो चला जाएगा, तो बताइए ये क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होती है। मास कम हो गया तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो याद रखना है कि वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। और ये यहाँ का जो एटम होता है वो अपना जगह छोड़ के, अपना लेटी छोड़ के दूसरा जगह चला जाता है, उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखिए इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, मान लो यहाँ बहुत सारे एटम लगे होते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे एटम है। जब इसको हम लोग हीट करते हैं, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो यहाँ में क्या होता है, जब आप लोग इसको
इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप लोग इसको हीट करते हैं तो ये जो मान लो ये पहले ऑर्डर्ड था, जब आप लोग हीट करते हैं तो कुछ एटम ऐसे होते हैं कुछ जो इम्प्टी स्पेस में आ जाते हैं, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो इसका इन दोनों का घर का बीच में कोई एक एटम आ गया, देखिए यहाँ में ये एटम आ गया, ठीक है, ये एटम आ गया, कुछ एक्स्ट्रा एटम आके इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसका वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जब हम लोग ऐसा हीट करते हैं तो ऐसा पाया गया कि इन दोनों एटम का बीच में कुछ और एटम आ जाते हैं, जिसका वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट हो रही है उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में बताइए डेंसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? तो आप लोग को मालूम है कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो कुछ एटम जो होते हैं जो खाली जगह रहता है उसी खाली जगह में आ जाते हैं, उसी खाली जगह को इंटरस्टिशियल बोला जाता है, इंटरस्टिशियल पॉइंट बोला जाता है। उस पॉइंट में एटम आ जाते हैं, एटम आ जाते हैं मतलब उनकी मास बढ़ गई, मास बढ़ गई तो उनकी डेंसिटी बढ़ गई। तो याद रखना है कि वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज करती है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज करती है, क्योंकि जब आप लोग इसको हीट करते हैं तो कुछ एटम जो इंटरस्टिशियल साइट में चले जाते हैं। ठीक है, यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यही आपको यहाँ में लिखा गया है वैकेंसी डिफेक्ट, आप यहाँ में देख लीजिए वैकेंसी डिफेक्ट के बारे में आप कॉपी कर सकते हैं। व्हेन सम ऑफ द लेटिस यहाँ में लिखे सम ऑफ द लेटिस आर वेकेंट द क्रिस्टल इज सेड टू बी द वैकेंसी डिफेक्ट। यहाँ में देखिए कुछ खाली जगह छूट गया है, समझ में आ रहा है ना? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। इसी को हम लोग बोल देते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। थोड़ा सा आप देखिए यहाँ में वैकेंसी डिफेक्ट आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरस्टिशियल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग का क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग का क्या है आपको समझना है, स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। उसका अंदर में भी पॉइंट आते रहेंगे। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या बताया गया है, सम ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल ऑक्युपाई वेकेंट इंटरस्टिशियल पोजीशन, ठीक है, इज सेड टू बी द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। यहाँ में देखिए ये क्रिस्टल है, इसमें देखिए जो खाली जगह है ना, खाली जगह आपको दिखाई दे रहा होगा, खाली जगह, वहां में एटम और मॉलिक्यूल क्या किए हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वहां में जाके ऑक्युपाई किए हैं। तो ऐसा डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और वैकेंसी डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये नॉन आयनिक कंपाउंड में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद करते हैं यहाँ में आपको समझ में आ रहा होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप यहां में ध्यान से देखेंगे तो देखिए पॉइंट डिफेक्ट इन, हम लोग लाइन डिफेक्ट के बारे में तो पढ़ना नहीं है सिलेबस में, हम लोग किसका बारे में पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। तो यहाँ में देखिए स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड क्या है, इसका बारे में हम लोग पूरा डिटेल करेंगे, एकदम पूरा आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद कभी कंसेप्ट आपका हमेशा क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम इस टॉपिक से आपको आएगा ही नहीं, आप केवल देखते रहिए। तो देखिए सबसे पहले स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलते हैं, तो देखिए डिफेक्ट आने का बाद में अगर केटायन और एनायन का रेशियो में चेंज नहीं होता है, सपोज मान लीजिए हम लोग का पास में जो डिफेक्ट होता है, हम लोग जो हम लोग का जो पॉइंट डिफेक्ट होता है वो दो टाइप का होता है। पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप का होते हैं, दो टाइप के, एक होते हैं स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ में, देखिए जो पॉइंट डिफेक्ट होंगे वो जनरली दो टाइप के होंगे, एक होंगे स्टेचोमेट्रिक, एक होगा स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा होता है नॉन स्टेचोमेट्रिक। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलते हैं और नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट किसको बोलते हैं, उसको हम लोग को ध्यान देना है। स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। तो देखिए अगर हम लोग का मान लो NaCl का क्रिस्टल है, किसका क्रिस्टल है, NaCl का। मान लीजिए स्टार्टिंग में Na है 100 और क्लोरीन भी है 100, तो ये कितने रेशियो में प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे 100:100 में है। 100 से 100 कट गया तो 1:1 में, मतलब कि Na का 1 रेशियो, मतलब कि Na और Cl 1:1 रेशियो में प्रेजेंट है। अच्छा ठीक है, मान लो इसमें कुछ डिफेक्ट आया, कुछ इंप्यूरिटीज डाला गया या कुछ भी डिफेक्ट आ गया, उस सिस्टम में कुछ डिफेक्ट आया,
डिफेक्ट आने के बाद में देखा गया कि अब जो Na है वो 100 नहीं होके अब हो गया 98, और क्लोरीन भी 100 होके अब हो गया 98। मतलब कि अब केटाइन हो गया, मतलब जो Na हो गया 98 हो गया, एनाइन भी 98 हो गया। तो तभी भी ये कौन सा रेशियो में प्रेजेंट है, 1:1 रेशियो में प्रेजेंट है। इसका मतलब होता है कि जब भी डिफेक्ट आने का बाद में अगर केटाइन और एनाइन का रेशियो में चेंज नहीं होता है, ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। डिफेक्ट आने के बाद में केटाइन और एनाइन का रेशियो में चेंज नहीं होता है, ऐसे डिफेक्ट को बोला जाता है स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। उम्मीद करते हैं कि बच्चे लोग आपको समझ में आ रही है। इस समय रात के बज रहे हैं 2:43, मतलब 2:43 रात का समय हो रहा है, और मैं आप लोगों का सामने आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही इंजॉय करेंगे। आप केवल ध्यान से पढ़ते रहिए। देखिए बच्चों, किसी ने क्या ही कहा है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। तो मतलब यही मेरा कहने का मतलब था। अगर आपने ठान ही लिया है कि हमको नीट क्वालिफाई करना है, अगर आपने इरादा कर ही लिया है, फैसला को चुन ही लिया है, तो फैसला जो कुछ भी है मंजूर होना चाहिए। अब मान लो कि मुझे नीट करना ही है, समझ में आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, किताब से बुक से मोहब्बत करिए, इश्क करिए, तो आपका सफलता जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो ये था स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब होता है कि डिफेक्ट आने के बाद में केटाइन एनाइन का रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, ठीक है, तो देखिए नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या ही होता है। ठीक है, नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, मान लो कि अभी हम लोग के पास में एक क्रिस्टल है FeO का, यहाँ में है 100, ये भी 100, तो ये 1:1 रेशियो में प्रेजेंट है। मान लो डिफेक्ट आया तो केटाइन हो गया 100 टू एनाइन हो गया 100, तो क्या अभी रेशियो 1:1 आया, रेशियो 1:1 नहीं आया। इसका ये मतलब हुआ कि डिफेक्ट आने के बाद में केटाइन और एनाइन में चेंज आ जाता है, फॉर्मूला में चेंज आ जाता है, उसको बोला जाता है नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। तो जो स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट होता है फिर वो दो टाइप का हो जाता है, एक होता है स्कॉटी डिफेक्ट, दूसरा होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ में लिखा गया होगा, the compound in which the number of positive and negative ion are exactly in the same ratio, ठीक है, in the ratio मतलब वो सेम रेशियो में होता है, indicated by their chemical formula। they are of two type, स्कॉटी डिफेक्ट और होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। ये काफी ज्यादा दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफी ज्यादा दोनों इंपॉर्टेंट है। तो स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है, मैं आपको यही में समझाता हूं। देखिए जो हम लोग अभी सबसे पहले आपको स्कॉटी डिफेक्ट का बारे में बताया जाएगा। तो देखिए जो स्कॉटी डिफेक्ट होता है, जो स्कॉटी डिफेक्ट होता है, मान लीजिए हम लोग का क्रिस्टल है Na+Cl-Na+Cl-, और यहाँ में होगा Cl-Na+Na+Cl-Na+, ये Na+Cl का ऐसे क्रिस्टल है। अगर यहाँ से मान लो यहाँ से एक केटायन और यहाँ से एक एनायन, अगर ये अपना जगह छोड़ के दूसरा जगह चला जाए, जिसका वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है, उसी को बोला जाता है स्कॉटी डिफेक्ट। when equal number of cation and anion are missing from their lattice point, अगर वो नॉर्मल पॉइंट से अगर केटाइन 2 जा रहा है, तो अगर एनाइन 2 भी चला गया, मतलब इक्वल नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन अगर अपनी जगह छोड़ के बाहर चले जाते हैं, उसका वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसी को बोला जाता है स्कॉटी डिफेक्ट। क्या बोला जाता है, स्कॉटी डिफेक्ट। तो आप बताइए यहाँ में जो स्कॉटी डिफेक्ट होता है उसमें क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगा कि कम होगा। तो आप बोलेंगे कि डेंसिटी कम होगा, क्योंकि डेंसिटी क्या ही होती है, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होती है। अगर केटाइन और एनाइन अपनी जगह से चले जाएंगे तो उनकी मास खत्म हो जाएगी, मास कम हो जाएगी, तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो डेंसिटी क्या होती है स्कॉटी डिफेक्ट में, डिक्रीज करती है। डेंसिटी क्या ही होती है, डिक्रीज करती है। और ये भी बात है कि यहाँ में जो केटाइन और एनाइन जा रहा है वो क्या होना चाहिए, सिमिलर साइज का होना चाहिए। केटाइन एंड एनाइन आर इन सिमिलर साइज। समझ में आ गया। तो चलिए इसको इसको हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ में आपका
स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा स्कॉटी डिफेक्ट के बारे में। ये हम लोग का है स्कॉटी डिफेक्ट का बारे में। तो देखिए स्कॉटी डिफेक्ट के बारे में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका जो स्कॉटी डिफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये देखिए आपका स्कॉटी डिफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो अब आप यहाँ में ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ में देखिए, तो देखिए इट अराइजेस इफ सम ऑफ द एटम और आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइड। अगर मैंने वही आपको बताया कि अगर एटम या आयन अगर अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं, देखिए ये चला गया, जगह छोड़ के चला गया, ठीक है ना, इसका वजह से जो क्रिस्टल में डिफेक्ट हो रहा है उसी को बोला जाता है स्कॉटी डिफेक्ट। तो उसके लिए हम लोग का यहाँ में क्या होता है, कंडीशन कॉजेज बाय स्कॉटी डिफेक्ट क्या होता है कि ये जनरली हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड शो करते हैं, ठीक है, ये हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड जनरली शो करते हैं। कौन सा डिफेक्ट, स्कॉटी डिफेक्ट। देखिए यहाँ में क्या बोला गया है, देखिए हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ में स्कॉटी डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर हायर वाला शो करता है। ऑलमोस्ट इन सिमिलर साइज, जो केटायन और एनायन का साइज होना चाहिए वो सिमिलर साइज होना चाहिए। और इसकी जो थर्ड बात है कि इसकी जो डेंसिटी होती है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और हम लोग बात करें कि इनकी एग्जाम्पल क्या होंगी, तो एग्जाम्पल ये देखो NaCl, क्या होगा हम लोग का NaCl, NaCl, KCl, CSCl, मतलब जितने भी एग्जाम्पल होंगे NaCl, KCl, CSCl, AgBr, समझ में आ गया। ETC का मतलब होता है कि अभी हम लोग का पास में समय की कमी है, नहीं तो हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपियां ही भर देंगे एग्जाम्पल लिखते लिखते। तो ये जस्ट मजाक था, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये हम लोग का क्या था, स्कॉटी डिफेक्ट। क्या था, स्कॉटी डिफेक्ट, बिल्कुल भी क्लियर। स्कॉटी डिफेक्ट में अगर केटायन और एनायन, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन अगर अपने जगह छोड़ के दूसरा जगह चले जाते हैं, उसका वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसी को बोला जाता है स्कॉटी डिफेक्ट। स्कॉटी डिफेक्ट जनरली हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड शो करते हैं। और इनमें केटायन और एनायन की साइज सिमिलर होनी चाहिए, जिसका वजह से डेंसिटी डिक्रीज करती है। जिसका एग्जांपल NaCl, KCl, CSCl और AgBr काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। AgBr दोनों टाइप का डिफेक्ट शो करता है। कॉपी कर लीजिए आप लोग। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी कर लिए होंगे। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसका बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या देखेंगे, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो देखिए जो फ्रेंकल डिफेक्ट होगा वो क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, देखिए यहाँ में मान लो हम लोग का कुछ क्रिस्टल है AgBr का, मान लो Ag प्लस Br माइनस, Ag प्लस Br माइनस, ठीक है, यहाँ में क्या होगा Br माइनस, Ag प्लस Br माइनस, Ag प्लस, ठीक है, आप थोड़ा सा यहाँ से समझ लीजिए। और यहाँ में मान लो Ag प्लस Br माइनस, Ag प्लस Br माइनस, ये हम लोग का ये क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ में क्या होता है कि जो केटायन होते हैं, ये देखिए ये वाला जो केटायन होगा अपना जगह छोड़ के दूसरा का लैटिस में आ जाएगा। देखिए अपना जगह छोड़ा और यहाँ में मान लो इस लैटिस यहाँ में आ गई, समझ में आ गया। तो ये क्या होता है कि जो फ्रेंकल डिफेक्ट होते हैं तो उसमें क्या होते हैं, जो केटायन होते हैं अपना जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं, अपना जगह छोड़ के दूसरा का जगह में चले जाते हैं, मतलब सेम क्रिस्टल में। समझ में आ गया ना। तो इसका वजह से जो डिफेक्ट क्रिएट होता है उसी को बोला जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट। क्या बोला जाता है, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो ये देखो केटायन का साइज, ये केटायन जाके यहाँ में ऑक्युपाई होना चाहता है जो जगह कम है। तो यहाँ में क्या होती है, पहली बात, क्या इसकी डेंसिटी कम होगी, क्या इसकी डेंसिटी डिक्रीज होगी या क्या होगी। तो अब डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम। तो ये सेम क्रिस्टल में ये जो एटम जो जा रहा है वो सेम ही क्रिस्टल में जा रहा है, समझ में आ गया। तो उसका तो मास तो चेंज नहीं होगा, तो डेंसिटी डज नॉट चेंज। यहाँ में डेंसिटी इफेक्ट नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है, इसकी डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होती है। लेकिन खास बात ये होती है कि यहाँ में जो जो कंपाउंड शो करते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले कंपाउंड शो करते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। और यहाँ में क्या लिखा है, केटाइन की जाए, यहाँ में कौन जाके इंटरस्टिशियल साइड में जाता है, केटाइन। तो अगर देखो मान लो छोटा जगह में भी जाना है तो उसका साइज छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ में चला गया, यहाँ में चला आया, तो अगर केटाइन का साइज छोटा होगा तभी तो जाके कहीं भी ऑक्युपाई कर लेगा। तो इसलिए
कि यहाँ में क्या होता है कि जो केटायन की साइज होगी वो एनायन का साइज का कंपेयर में छोटा होना चाहिए था। समझ में आ गया? इसकी डेंसिटी में कुछ भी चेंज नहीं होती है, इसकी डेंसिटी में कुछ भी चेंज नहीं होती है। इसका ये जनरली लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले शो करते हैं, और इसमें केटायन की साइज एनायन की साइज का कंपेयर में छोटा होना चाहिए। एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल क्या क्या लिख सकते हैं? AgI, AgI, AgBr, AgCl, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो खास बात ये होती है कि जो AgBr होता है, AgBr जो AgBr होता है, AgBr सो एस्कोटी एज एंड फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो AgBr होते हैं वो दोनों डिफेक्ट शो करते हैं, एस्कोटी और फ्रेंकल दोनों डिफेक्ट शो करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि जो AgBr होते हैं वो एस्कोटी एज वेल एज फ्रेंकल डिफेक्ट शो करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग का था पॉइंट डिफेक्ट इन नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टेचोमेट्रिक क्रिस्टल। तो देखिए मैंने बताया था कि स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट होता है और दूसरा होता है नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टेचोमेट्रिक में क्या ही होता है कि डिफेक्ट आने के बाद में केटायन और एनायन का रेशियो में चेंज हो जाता है, केटायन और एनायन का रेशियो में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, इसलिए उसको बोला जाता है नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट। सपोज मान लो हम लोग का ये FeO का क्रिस्टल है, पहले ये कितना है 100, ये भी 100 है। मान लो डिफेक्ट आया तो ये हो गया 100 ये हो गया 100। तो पहले रेशियो क्या ही था 1:1, क्या अब रेशियो 1:1 है? नहीं। तो इसमें क्या हो गया? केटायन ज्यादा हो गया, एनायन कम हो गया। ये डिफेक्ट आने के बाद में केटायन ज्यादा हो गया, एनायन कम हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो डिफेक्ट आया तो Fe हो गया 98 और केटायन कितना हो गया? 100 हो गया। तब अब यहाँ में क्या हो गया? केटायन कम हो गया, एनायन ज्यादा है। तो यहाँ में जो नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। डिफेक्ट आने के बाद में उनका फॉर्मूला रेशियो क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है, सेम नहीं होता है। या तो केटाइन ज्यादा हो गया या तो केटाइन कम होगा। तो ये दो टाइप के होते हैं। जब केटाइन ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। डिफेक्ट आने के बाद में केटाइन ज्यादा हो गया, मेटल ज्यादा हो गया, जैसे ये वाला केस मेटल ज्यादा हो गया, तो इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अगर मेटल कम हो गया तो नाम हो जाता है मेटल डिफिशियंट डिफेक्ट। समझ में आ गया? तो अगर मान लो केटाइन ज्यादा हो गया तो मेटल एक्सेस, अगर केटाइन कम हो गया तो नाम हो गया मेटल डिफिशियंट डिफेक्ट। चलिए तो यहां तक समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसका, आगे हम लोग देखेंगे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट क्या है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट क्या है? ठीक है, तो देखिए तो देखिए आप यहाँ तक देख पा रहे हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे अभी मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो देखिए हम लोग यही पढ़ रहे थे नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट में, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। अगर मेटल ज्यादा हो जाता है तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और मेटल कम है तो मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। तो देखिए सपोज हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हम लोग देखते हैं, सपोज मान लो हम लोग का ये क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है। मान लीजिए यहाँ में क्या है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, और यहाँ में क्या है Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, ठीक है। और यहाँ में क्या हो जाएगा? मान लीजिए एक क्रिस्टल है Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं है? तो देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका ऊपर में हम लोग सोडियम वेपर लेते हैं। क्या लेते हैं? सोडियम वेपर। इसका ऊपर में ये क्या है हम लोग का? यहाँ में क्या होगा? सोडियम वेपर होगा। मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ में सोडियम वेपर होगा, ठीक है। यहाँ में क्या होगा? सोडियम वेपर होगा। और इसको हम लोग हीट करते हैं, इस क्रिस्टल को हम लोग क्या करते हैं? हीट कर देते हैं। तो आपको मालूम है ना, सोडियम जो होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 होता है, और सोडियम मेटल है। अब जैसे ही हीट देंगे तो ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपने हीट किया तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो यहाँ में सोडियम वेपर होता है और उसको हम लोग बहुत ही ज्यादा हीट कर देते हैं। जैसे ही हम लोग सोडियम को ज्यादा हीट कर देते हैं तो सोडियम क्या कर देता है? Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है, आपको मालूम ही है।
सोडियम का लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो सोडियम क्या करता है, यहाँ में एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, अरे निकाल देता है। समझ में आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अरे वो हमें, अगर आपने बहुत ही हीट कर दिया तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, जल्दी से अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर सोडियम आ गया पॉजिटिव, अच्छा बताइए, देखिए सोडियम का पास हो गया पॉजिटिव, और चाहिए क्या इसको, अरे आप ही बताइए चाहिए क्या, अरे निगेटिव वाला चाहिए, सेटिस्फाई करना है ना। तो यहाँ में क्या होगा कि जो Na+ है वो क्या कर लेगा, जो Cl- है, Cl- को बुलाएगा, क्या करेगा, बुलाएगा। और राहत इंदौरी साहब का आपने एक शायरी सुना भी था, शायरी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये सोडियम बुलाएगा लेकिन क्लोरीन को जाने का मन नहीं है, तभी भी ये घिंच लेगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है बहक जाने का नहीं। समझ में आ रहा है। तो चलिए, हम लोग शायरी भी सुनते रहेंगे बीच बीच में, ताकि हम लोग का मूड भी चेंज होते रहे। राहत इंदौरी ने क्या खूब कहा कि किसने दस्तक दी ये दिल पे कौन है, अरे स्टूडेंट आप लोग तो अंदर हैं, बाहर कौन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसी के साथ में। तो यहाँ में क्या था हम लोग का, क्या था, सोडियम वेपर था, क्या था, सोडियम वेपर था। सोडियम वेपर को हमने हीट किया, तो सोडियम Na+ और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट हुआ, और यही Na+ क्लोरीन को बुलाएगा, बुलाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस जब एक आपस में मिलते हैं तो एक भयानक सी रिएक्शन होती है। तो ये जो Na और Cl को आपस में बुला के क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ का जो क्लोरीन है वो कहाँ चला जाएगा, सोडियम का सरफेस में चला जाएगा, सोडियम इसको खींच लेगा, और ये क्या ही बनाएगा, Na+ और Cl- का साथ में ये क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। तो जैसे ही आप बताइए ये Cl यहां से चला गया, तो क्या एक निगेटिव चार्ज की कमी हुई, पहले आप लोग बताइए, यहाँ में पहले बताइए, क्या यहाँ में 6Na है, क्या यहाँ में 6Cl है, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। यहाँ में Na है 6 और Cl है 6, Na है 6 Cl है 6, ठीक है, Na है 6 Cl है 6। जैसे ही मान लो Cl चला जाएगा Na का पास में, तो बताइए Na कितना हो गया, Na तो कितना ही रहेगा, 6Na रहेगा। अब Cl कितना हो गया, अब Cl कितना हो गया, 5Cl हो गया। तो मतलब कि एनायन का कंपेयर में केटाइन ज्यादा हो गया है, इसलिए इसी का नाम होता है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। समझ में आ रहा है ना। जब क्लोरीन को बुला लेता है तो क्लोरीन का एक निगेटिव चार्ज की कमी आ जाती है, समझ में आ गया, एक खाली जगह बच जाता है इसमें। और जैसे ही खाली जगह बचता है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन जाके कूद जाता है, उसका होल में चला जाता है, जिसका वजह से इलेक्ट्रिकल चार्ज बैलेंस रहे, नेगेटिव चार्ज बैलेंस रहे। और यही जो इलेक्ट्रॉन इस सेंटर में जंप करता है, इसी को बोला जाता है एफ सेंटर। क्या बोला जाता है, एफ सेंटर। समझ में आ गया। तो देख रहे हैं कि पहले सोडियम 6 था, क्लोरीन 6 था, लेकिन जैसे ही हम लोग हीट किए तो क्लोरीन एक कम हो गया, सोडियम 6 था, क्लोरीन एक कम हो गया। तो ऐसे डिफेक्ट को बोला जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में केटाइन ज्यादा होता है, एनाइन कम हो जाता है। और इसका वजह से ये बताइए, ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा कि नहीं करेगा, अरे करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मूव करने की वजह से ये क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। जब ये हम लोग NaCl की क्रिस्टल लेते हैं तो उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, व्हाइट येलो कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, कलरलेस या व्हाइट, या आप लोग क्या ही बोल सकते हैं, येलो बोल सकते हैं। ये क्रिस्टल हम लोग का येलो को होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। समझ में आ गया। तो इसी को बोला जाता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट का बारे में। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट क्या है, ये समझना हम लोगों को बहुत ही जरूरी है। तो देखिए मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट क्या होता है, एफ सेंटर याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन, जब क्लोरीन चला जाता है तो जो खाली जगह बचती है उसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है, उसी को हम लोग एफ सेंटर बोलते हैं। देखिए मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट क्या है, तो आपको एक इससे आपको समझ में आएगा। मान लीजिए हम लोग का एक एग्जांपल है FeO का, हम लोग एक
क्रिस्टल लेते हैं। यहाँ में मान लीजिए Fe+2 ऑक्सीजन -2, Fe+2 ऑक्सीजन -2। यहाँ में क्या है, ऑक्सीजन -2, Fe+2 ऑक्सीजन -2, Fe+2। यहाँ में क्या हो जाएगा, Fe+2 ऑक्सीजन -2, Fe+2 ऑक्सीजन -2। ठीक है, यहाँ में होगा। तो यहाँ में देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ में आप देखेंगे 6 Fe होगा और 6 क्या होगा, ऑक्सीजन। जितना Fe है उतना ही ऑक्सीजन है, समझ में आ गया। जितना Fe है उतना ही क्या है, ऑक्सीजन है। जितना Fe है उतना ही ऑक्सीजन है। लेकिन हम लोग क्या करें, यहां से मान लो कि 2 Fe को, मान लीजिए ये जो गोला बनाया है 3 Fe को, 3 Fe+2 को हम लोग रिमूव कर दिए। क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। ठीक है, तो अगर बताइए हम लोग 3 Fe+2 को रिमूव किया तो हम लोग कितना चार्ज को रिमूव कर पाए, कितना चार्ज। 1 Fe का चार्ज +2 है तो 3 Fe का चार्ज 6 होगा। मतलब हम लोग यहां से टोटल 6 पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर दिए। अच्छा देखिए, अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो ये तो बैलेंस नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रिकली नहीं रहेगा, चार्ज की कमी होगी। तो अगर हम लोग मान लो ये 3 Fe+2 को निकाले हैं, अगर उसका जगह में देखिए यही सेम क्रिस्टल है, अगर हम लोग जो तीन Fe+2 को निकाले हैं, क्या उसका जगह में हम लोग ऐसा करें तो क्या ये बैलेंस रहेगा, क्या ये चार्ज बैलेंस रहेगा। हम लोग एक Fe+3 डाल दिया, यहाँ में खाली जगह। ठीक है, यहाँ में हम लोग का क्या था, Fe+2 ऑक्सीजन -2, Fe+3 ऑक्सीजन माइनस। अगर हम लोग 3 Fe+2 को हटा के 2 Fe+3 ऐड करें तो क्या होगा। तो जब हम लोग 2 Fe+3 को ऐड करेंगे तो क्या इससे भी चार्ज +6 ही हुआ। मतलब कि जितना चार्ज हमने निकाला था उतना चार्ज ऐड कर दिया, मतलब ये तो न्यूट्रल हुआ, बैलेंस हुआ, चार्ज तो बैलेंस हो गया। लेकिन अगर अब बात किया जाए कि बताइए Fe कितना है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ में ऑक्सीजन कितना है, 6। आप बोलेंगे कि निकाल के ऐड करने के बाद में ऑक्सीजन कितना है, 6 है, 6 ऑक्सीजन है। और Fe कितना है, आयरन कितना है, तो आप बोलेंगे 5, और ऑक्सीजन कितना है, 6। समझ में आ गया, ये नहीं होगा। ये ऑक्सीजन कितना है हम लोग का बताइए, 6, और आयरन कितना है, 5। तो आपको समझ में आ रहा है कि अब क्या हो गया, आयरन, मेटल की कमी आ गई, मेटल की कमी आ गई, इसलिए इसको बोला जाता है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। तो मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट में क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ हायर वैलेंसी एटम, मतलब कि जिसकी चार्ज कम होती है उसको निकाल के हायर वाला चार्ज को हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो उसी को बोला जाता है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। समझ में आ गया। तो ये हम लोग का था मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। तो अगर हमको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट से। ठीक है, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ हायर वैलेंसी एटम वही है हम लोग का मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। तो आप यहाँ में ध्यान दीजिए, अगर आप लोग से बोलेगा एक क्वेश्चन है Fe0, ये हम लोग का एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आप लोग का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी दे सकता है, आपको समझ में आनी चाहिए केवल। Fe 0.96 और यहाँ में दिया है ऑक्सीजन। इसमें आपको बतानी है कि Fe+3 कितना होगा और Fe+2 कितना होगा। ठीक है, हम लोग तो क्या किया था कि 3 Fe को निकाल के 2 Fe+3 डाल दिया था, हम लोग का तो छोटा क्रिस्टल था। तो ये अगर कंपाउंड दे दिया है और पूछेगा बताइए कि यहाँ में Fe+3 कितना है और Fe+2 कितना है बताइए, या दोनों का रेशियो बताइए, तो कैसे किया जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। सिंपल का मतलब होता है आसान, और सिंपल का मतलब क्या होता है, आसान। थोड़ा सा देखेंगे आसान, हाँ, ये फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या ये स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट है या नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट है। तो आप बोलेंगे स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट है, क्योंकि केटायन और एनायन का रेशियो सेम नहीं है। अच्छा देखो 96 को आप लोग क्या ही लिख सकते हैं, देखो Fe का मतलब होगा 96/100 लिख ही सकते हैं, और ऑक्सीजन है 1, तो आप 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो काट दीजिए। अरे काटने के लिए तो समझ में आता ही है ना। तो ये देखिए, ये देखिए, तो देखो यहाँ में केटाइन इतना है, एनाइन इतना है, मतलब कि केटाइन और एनाइन के रेशियो चेंज ही सेम ही नहीं है, अलग अलग है, इसलिए ये क्या है, नॉन स्टेचोमेट्रिक डिफेक्ट है। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो Fe+ से इतना होगा, तो क्या इसमें Fe में Fe+2 भी होगा, और इसमें क्या भी होगा, Fe+3 भी होगा। याद रखना है कि Fe+2 भी होगा और Fe+
3 होगा, तभी हम लोग का नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट होगा, क्योंकि उसमें लोअर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट को हटा के हायर वाला को ऐड करते हैं। समझ में आ गया? तो मान लीजिए उसमें Fe+2 कितना है, आपने मान लिया कि Fe+2 x होगा, तो Fe+3 कितना है, टोटल Fe कितना है 96, तो उसमें एक Fe+2 x है, तो Fe+3 कितना होगा 96 माइनस x। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सब जब समझ में ही आ रहा है तो आइए देखा जाए। अब बोलेगा कि ये 96 माइनस क्या, अरे टोटल Fe जो है वो क्या 96 है, और इसमें क्या है, एक Fe+x में है और दूसरा Fe+2 में है। तो समझ में आ रहा होगा कि अगर एक को आपने x माना, जैसे मान लो Fe है, वो किस फॉर्म है, Fe+2 और Fe+3 में। अगर ये 96 है और इसको आपने x माना, तो Fe+3 की इतना ही हो जाएगा, 96 माइनस x हो जाएगा। इतना तो समझ में आता ही है आप लोगों को। आप लोग इतना समझदार हैं, इतना तो समझ में आता है, सिंपल सी मैथ है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, थोड़ा पेन को सिलेक्ट कर लिया जाए। हाँ ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। अब देखिए चार्ज, अब हम लोग बोलेंगे चार्ज। अच्छा, अगर एक Fe, मान लो यहाँ में लिखा है एक Fe का चार्ज +2 है, तो 3 Fe का चार्ज कितना होगा, 6 होगा। तो अगर एक Fe का चार्ज +2 है, उसमें x Fe होगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स। और यहाँ में एक Fe का चार्ज +3 है और उसमें Fe कितना है 96 माइनस एक्स, तो इसका चार्ज कितना होगा 3 टाइम्स 96 माइनस एक्स। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ में दोनों को ऐड करें, तो ये टोटल चार्ज किसका होगा, Fe का। ये टोटल चार्ज किसका होगा, टोटल Fe चार्ज, ये Fe का चार्ज होगा टोटल। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, टोटल टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप लिख सकते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज, टोटल निगेटिव चार्ज। और Fe का टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 टाइम्स 96 माइनस एक्स इज इक्वल टू ऑक्सीजन कितना है और उसका चार्ज कितना होता है -2, तो निगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा 200। समझ में आ ही रहा है? तो ये हो जाएगा 2x प्लस 96 को आपको कितना से मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, 9 3 जा 27, 28 -3x इक्वल टू क्या ही हो जाएगा 200। तो यहां से देखिए -x इक्वल टू 200 माइनस 288, तो -x इक्वल टू -88 हो गया। काट दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 88। समझ में आ गया, x की वैल्यू कितनी हो गई 88। अच्छा, तो Fe+2 को कितना माना थे x, तो ये हो गया 88। Fe+2 कितना होगा उसमें 88, और ये कितना होगा 96 माइनस 88, 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा। तो इसमें कितना हो गया, ये हो गया 8। तो समझ में आ गया, अगर रेशियो पूछेगा तो डिवाइड कर दो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया तो आप एंजॉय करिए, देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। आप कमेंट करिए अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है। मैं हमेशा आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो लेके आते रहूंगा। और इस समय बज गए हैं 3:12, और ये अब सुबह होने वाली है, तो हम लोग वीडियो यहीं में ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।